सो हेलो एवरीवन। रिवॉल्यूशन टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट नंबर 4 तक हम पहुंच चुके हैं। रिवॉल्यूशन टेस्ट सीरीज़ हम लोगों की वो श्रृंखला है जिसमें हम लोग 35 पेपर्स टोटल करवाएंगे, जिसमें फुल सिलेबस और सेमी मेजर मेजर सभी तरह के टेस्ट होंगे। चौथे टेस्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इस बार का जो पेपर था वो आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर से था प्रमुख रूप से, और इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मोल कॉन्सेप्ट इसके भी सवाल थे जो कि रिवीजन वाले में आ रहे थे, यानी पुराने चैप्टर्स थे जो कि इंक्लूड करे गए थे। तो इसका हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन। आप इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि टेस्ट पेपर जो है, यदि आप टेस्ट पेपर नहीं कर रहे हो बच्चों और आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो दैट्स अ ब्लाइंड प्रिपरेशन। तैयारी के साथ साथ टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट डजेंट मैटर कि आपके टोटल मिला के 50 भी क्वेश्चन हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपके 50 हो रहे हैं तो अगले में 51 होंगे, 52 होंगे, इंप्रूवमेंट होगा अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो। लेकिन जो ये फैक्टर होता है कि जब मेरा तैयार हो जाएगा तब मैं टेस्ट देना शुरू करूँगा, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक से अपने दिमाग को हटाइए और टेस्ट को स्टार्ट करिए। डजेंट मैटर आपने एक भी दिन ना पढ़ा हो, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे आपके नंबर कम आएंगे तो आपको लगेगा कि अगले टेस्ट में पढ़ना चाहिए। और अगर आप टेस्ट देंगे ही नहीं तो आप कभी इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस स्तर पे चल रही है। तो यू कैन ज्वाइन दिस इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दोनों ही मोड में कर सकते हैं। 35 टेस्ट की सीरीज़ है और आज हम टेस्ट नंबर 4 जो कि सेमी मेजर है इसका सॉल्यूशन करने के लिए हैं। इसमें आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक टेबल इसके सवाल हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहले सवाल में कहा गया है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सवाल है। लेट अस कंसीडर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा स्ट्राइक, लैम्डा है, स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सरफेस विथ इंटेंसिटी एक्स। देखो इंटेंसिटी जो है उसको एक्स से डिनोट किया गया है। द मेटल इमिट्स वाई इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अब ये जो मेटल है ये पर सेकेंड में वाई इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, यानी वाई इज इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी ये फोटो करंट के बारे में बता रहा है वाई। और इसकी जो एवरेज एनर्जी है वो जेड, तो जेड इज बेसिकली एनर्जी। अब आप जानते हैं कि जब इंटेंसिटी को डबल करा जाता है या इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो इंटेंसिटी से डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है कौन? फोटो करंट। और एनर्जी को चेंज करने के लिए आपको फ्रिक्वेंसी बदलनी पड़ती है। फ्रिक्वेंसी एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी को चेंज करता है और इंटेंसिटी का जो प्रभाव होता है वो पड़ता है किस पे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सवाल में इन्होंने कहा है कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम इंटेंसिटी को डबल कर दें, तो अगर आप इंटेंसिटी को डबल करेंगे तो देखो इम्पैक्ट क्या आएगा। नाउ इंटेंसिटी ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है फोटो करंट। कैसे करती है? तो उसका कारण ये है कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाते हैं। फोटोन बढ़ेंगे तो वो टकरा टकरा के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगी। और अगर हम चेंज करते हैं फ्रिक्वेंसी को, तो ड्यू टू चेंज इन फ्रिक्वेंसी एनर्जी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, और इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो भी आपने इसमें पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो दैट ऑल्सो चेंजेस। अभी क्या कर रहे हैं? ये इंटेंसिटी को डबल कर रहे हैं, क्या होगा? y विल बी डबल्ड, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे, ये सही बात लिखी है। z यानी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी सही बात लिखी है। दी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस, ये तो मेटल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी सही लिखा हो, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो पहले का चौथा जवाब है, सारा ही ये कुछ होगा। फोटो करंट बढ़ जाएगी, जेड सेम रहेगा, वर्क फंक्शन सेम रहेगा, क्योंकि वो तो मेटल बदलने पे बदलता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे? 47 पे। इसमें लिखा है कि टोटल स्पिन D9 से कितनी आएगी। तो D9 के लिए पहले D बना लेते हैं। डी में आपको पता है कि टोटल इस तरीके से 5 बॉक्स होते हैं, यानी 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। अब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं क्योंकि D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 9 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम लोग हुंड्स रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और फिर इसको 4 और इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से आप देख सकते हैं कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है। अब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल स्पिन निकल आती है। तो चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास? 1, तो फिर टोटल स्पिन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसा कि इस केस में 1 है,
तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, यहाँ पर मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, इट विल बी 1/2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो टोटल स्पिन कैसे निकाली जाती है? टोटल स्पिन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाफ स्पिन देता है, आप जानते हैं। तो जितने अनपेयर्ड, इनकी स्पिन तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर दें आप हाफ से, तो टोटल स्पिन निकल आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो इसको अंडरलाइन कर लिया करो कि भाई करेक्ट ढूंढना है कि इनकरेक्ट ढूंढना है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाओगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं किसी भी पीरियड की बात करूँ, मान लो मैंने सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स को लिया, तो सेकेंड पीरियड में आपको पता है कौन कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि इत्यादि। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ते जा रहे हैं, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर ना आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती चली जाती। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ये एक स्टेप आगे चला जाएगा, ये एक स्टेप आगे चला जाएगा, तो एक्सेप्शन की भी बात नहीं कर रहे हैं। अभी ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। तो पहली बात जो लिखी है वो करेक्ट है, लेकिन हमें किसको सर्च करना है, इनकरेक्ट को। तो मैं पहला नहीं टिक करने जा रहा। द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई भी आप नोबल गैस ले लो, जैसे नियॉन है, तो आपको पता है नियॉन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इनमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है वैलेंस शेल में, तो बड़ा स्टेबल टाइप का है ये। इससे इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत मुश्किल होगा, और यही बात लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये भी है कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो मुझे इसे भी टिक नहीं करना है। तीसरे पे आते हैं। एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसका क्या मतलब है? जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। अब 12 का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो कैसा लिख जाएगा? 1s2 2s2 2p6 एंड देन आफ्टर 3s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट में, या आउटर मोस्ट सबसे इसकी थर्ड वाली है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 2। अब अगर मैं इसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी निकालूं, दूसरी निकालूं और तीसरी निकालूं, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकलेगा, दूसरा भी इसमें से निकलेगा। अब जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म होंगे, उसके बाद इनर कोर से आपको निकालना पड़ेगा, और इनर कोर बहुत ही स्टेबल है। 2s2 2p6 आपको पता है ये नोबल गैस का कोर है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत लॉन्ग जंप, मतलब बहुत बड़ी आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर पहली 20 है, दूसरी अगर मान लो 40 है, तो अगली 400 हो जाएगी। तो अ बिग जंप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मार्क्ड बाय एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म होंगे, वहीं पर आपको बिग जंप देखने को मिलेगा। तो ये जो बात लिखी है ये भी सही बात लिखी है, तीन बातें सही हैं। तो ये तो मैं जान गया कि मेरा आंसर ये होने वाला है। इनकरेक्ट तो एक ना कोई होगा ही। इसमें कह रहे हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर एन वैल्यू इज इजियर। एन माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उन ऑर्बिटल जिनकी वैल्यू एन की कम है, जैसे मान लो सेकंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये कह रहे हैं सेकंड से निकालना आसान है, थर्ड से निकालना मुश्किल है। जबकि उल्टी बात कह रहे हैं, जितना आप इनर ऑर्बिट में जाओगे इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर वाली ऑर्बिट को न्यूक्लियस पकड़ के रखता है। तो जितनी लोअर वैल्यू एन की होगी उतना डिफिकल्ट होगा। इन्होंने लिखा इजियर, ये होना चाहिए था डिफिकल्ट, मतलब ये गलत बात लिखी है, और अगर ये इनकरेक्ट है तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ आईपी? आपको पता है ग्रुप 14 के एलिमेंट लिखे हुए हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ग्रुप 14 में आयोनाइजेशन एनर्जी में एक एक्सेप्शन होता है, आपने इसको पढ़ के याद कर रखा होगा। इट इज ग्रुप 14, देयर इज एन एक्सेप्शन। कैसे एक्सेप्शन है? जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको पता है कि साइज इंक्रीज होता है, और जब जब साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। इन्वर्स रेशियो होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तो मतलब ऑर्डर ये होना चाहिए, दिस शुड बी द ऑर्डर। बट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण
ये टिन और लेड आपस में उलट जाते हैं, ये अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। यानी अगर मैं करेक्ट ऑर्डर बनाऊं तो सबसे ज़्यादा कार्बन का होगा, फिर होगा सिलिकॉन का, फिर किसका होगा, जर्मेनियम का, फिर आना चाहिए था टिन, लेकिन अब आ जाएगा लेड, और लेड के बाद सबसे कम आएगा टिन का। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो एनसीईआरटी है उसमें ये बात डेटा के हिसाब से भी दे रखी है, वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी में पी ब्लॉक नहीं तो पुराना आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगा, यू कैन फाइंड दैट। तो बाय द वे इस ग्रुप में देखें तो सबसे कम किसका हो जाएगा, टिन का। तो करेक्ट आंसर आने वाला है सेकंड ऑप्शन, और ये एक अपवाद भी है आयोनाइजेशन एनर्जी का। द क्वांटम नंबर फॉर द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम जो है इसका जेड कितना होता है, 24, और आप जानते हैं कि इसका एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक का एलिमेंट है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आगे होना चाहिए था 4s2 3d4। यहाँ तक अगर आप गिने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए 10 8 18। 18 के बाद बचे हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और उनको बांटना किस में है, 4s और 3d में बांटना है। तो नियम तो ये कहता है कि 4s में 2 होके और इधर 4 होने चाहिए, लेकिन वो हाफ फील्ड के बेनिफिट के कारण 4s 1 और 3d 5 हो जाता है। तो ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई पूछे कि क्रोमियम अपनी ग्राउंड स्टेट में कैसे रहता है, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ये ग्राउंड स्टेट में ही इस तरीके से रहता है। अब इसके बाद ये जान गए कि चलो ये है, अब इन्होंने कहा 19वें इलेक्ट्रॉन की बात करो, तो 10 यहाँ तक हो गए थे, 10 और 8 18, 19वां इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है। 4s में अगर 19वां इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मतलब हमें इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बताना है। तो इसका n बराबर तो कितना हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 4, 4 हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n के बाद आएगा एजीमुथल, वो s के लिए 0 होता है। एजीमुथल में एक ही वैल्यू m की पॉसिबल होती है, वो है 0। और स्पिन ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इट कैन बी आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ, दोनों ही हो सकते हैं, प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। तो यहाँ देखो n बराबर 3 वाले को हटा देंगे, n बराबर 3 वाले को हटा देंगे, 4 0 4 0 0 0, यहाँ प्लस हाफ है और यहाँ माइनस हाफ है, मतलब दोनों ही सही हो सकता है। तो बी एंड डी ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 50। Statement: the variation in electron gain enthalpy of element is more systematic than of ionization enthalpy। गलत बात लिखी है, ज़्यादा सिस्टमेटिक चलती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इसमें क्या लिख रखा है इन्होंने, द वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर आप सेकेंड पीरियड एलिमेंट को देखो तो पहले तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, वो सबसे पीछे हो जाते हैं। तो नियॉन, नाइट्रोजन और बेरिलियम ये तो सबसे पीछे हो गए। फिर उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, लिथियम और जो कार्बन है उसमें भी एक्सचेंज होता है। तो मतलब इसका जो ऑर्डर है वो एक पीरियड में बहुत ही अनसिस्टमेटिकली चलता है। और ये कह रहे हैं कि ज़्यादा सिस्टमेटिक है, मतलब स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लीस्ट नेगेटिव इन इट्स ग्रुप, ये सही बात लिखी। आपको पता है ऑक्सीजन में भी एक एक्सेप्शन है, फर्स्ट वाला जो होता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट किसी भी ग्रुप में अगर आप चले जाएं 13 14 15 में, तो आपको पता है कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में एक एक्सेप्शन है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट दे हैव लेसर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन कंपैरिजन टू द थर्ड पीरियड एलिमेंट। इसीलिए फ्लोरीन क्लोरीन में जब आप देखते हैं तो फ्लोरीन क्लोरीन में ट्रेंड तो ये कहता है कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए, लेकिन ये थर्ड पीरियड एलिमेंट और ये है सेकेंड पीरियड एलिमेंट। आपको पता है ये आगे चला जाता है। इनफैक्ट पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है, यानी सेकेंड पीरियड एलिमेंट वाले की कम हो जाती है छोटा साइज होने के कारण। और ऑक्सीजन की तो इतनी कम हो जाती है कि वो सबसे नीचे चला जाता है, तो लीस्ट नेगेटिव। तो ये बात सही लिखी है, यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। तो मैं चौथे ऑप्शन के साथ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 51 में। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करके रखता था। नाइट्रोजन की 3.0 होती है, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन इन दोनों की होती है 2.1, कार्बन की होती है 2.5, और अभी हम लोग नॉर्मल लेके चल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से भी बदलता है। और
सिलिकॉन की आपको याद रख, अब देखो सिलिकॉन की नहीं याद रखने का कारण क्या, रीज़न क्या है, क्योंकि सिलिकॉन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसलिए सिलिकॉन की नहीं। जितने लोग ऑर्गेनिक में इस्तेमाल होते हैं उनकी तो आप एग्जैक्ट वैल्यू याद रखो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, दैट विल बी। तो सिलिकॉन का हम ट्रेंड के हिसाब से आंसर कर लेंगे कि भाई क्या है। अच्छा, इनको ज़रा अरेंज करते हैं। अरेंज करोगे तो कार्बन यहाँ आएगा, सिलिकॉन यहाँ आएगा, नाइट्रोजन यहाँ आएगा, फॉस्फोरस यहाँ आएगा। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, तो इनकी ज़्यादा होगी। इन दोनों में भी देखोगे तो इसकी ज़्यादा होगी, यहाँ देखोगे तो इसकी ज़्यादा होगी, और यहाँ देखोगे तो इसकी ज़्यादा होगी। तो इससे एक बात तो पता चल गई कि सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन, और सबसे कम कौन है, सिलिकॉन। देखो ये सब दोनों से कम है, और यहाँ ये दोनों से बड़ा हुआ है। तो इन दो लोगों को मैं एक ग्रुप में रख लेता हूँ, फॉस्फोरस और कार्बन, इन दोनों से ज़्यादा है नाइट्रोजन, तो इसका मतलब नाइट्रोजन तो सबसे आगे, और इन दोनों से कम है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन सबसे पीछे। तो मेरे आंसर में नाइट्रोजन सबसे आगे होना चाहिए, तो ये काट दिया, ये काट दिया, तो नाइट्रोजन सबसे आगे है और सिलिकॉन सबसे पीछे। अब डिसाइड करना है किसके किसके बीच में, फॉस्फोरस और कार्बन के बीच में। तो कार्बन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, छोटा साइज है, EN ज़्यादा है, चाहे ऐसे याद कर लो और चाहे ऐसे याद रखो कि भाई कार्बन की 2.5 होती है, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की 2.1, तो कार्बन का ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू फॉस्फोरस। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर फॉस्फोरस एंड देन सिलिकॉन विल बी द करेक्ट आंसर। गिवन below are two statement, one is labeled as assertion, reason। तो पहले assertion पढ़ते हैं। The energy required to form Mg+2 from Mg। मैंने मैग्नीशियम लिया और मैं मैग्नीशियम से बना रहा हूँ Mg+2, तो मुझे पता है इसको 2 बार आयोनाइज कराना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देना पड़ेगा IE1, फिर इसके बाद देना पड़ेगा IE2, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 दोनों दोगे तब तो Mg+2 बनेगा। इज मच हायर देन दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg+। अब कह रहे हैं इन दोनों काम में जो एनर्जी लगती है वो इस काम की एनर्जी से ज़्यादा है, Mg से Mg+ बनाने में। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 2 स्टेप हैं और आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती ही चली जाती है, पहले से ज़्यादा दूसरे की, दूसरे से ज़्यादा तीसरी। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दोगे तो निश्चित तौर पे इससे ज़्यादा आएगा, यानी असर्शन तो सही लिखा हुआ है कि Mg से Mg+ बनाना आसान है और Mg+2 बनाने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, दिस इज ट्रू। अब इसका रीज़न क्या कह रहे हैं, क्योंकि Mg+2 इज़ वेरी स्मॉल, Mg+2 बहुत छोटा है और इसके ऊपर चार्ज जो है वो Mg+ से ज़्यादा है, तो ये इसका सही कारण भी है। देखो Mg+ से ज़्यादा चार्ज वाला बनाना है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। दूसरा, ये साइज में भी छोटा है, बहुत स्मॉल है, छोटे से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होता है। तो इन्हीं 2 कारणों की वजह से ये वाली प्रोसेस में एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो असर्शन सत्य भी है, रीज़न इसका सत्य है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड पहचानने हैं। आपको पता है मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, जो मेटल है उसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। मैंने अपने टाइम पे इसे कैसे रट रखा था, मैंने इसको रटा था मॉब से, M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्साइड, P फॉर बेसिक। तो मैं मॉब याद रखता था, मॉब से था मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के एसिडिक हो जाएंगे, और जो बीच में बचते हैं उनके एम्फोटेरिक होते हैं। तो सबसे पहला जो मुझे लेना है एसिडिक यानी नॉन मेटल का होना चाहिए। ये मेटल है, इसको ऑप्शन से हटा दिया, ये मेटल है, ऑप्शन से हटा दिया। अब 2 ऑप्शन बचे मेरे पास। तो पहला मेरा एसिडिक होना चाहिए, दोनों ही एसिडिक हैं। दूसरा बेसिक होना चाहिए, दोनों ही बेसिक हैं। इन दोनों में अगर आपको एम्फोटेरिक चूज करना हो तो आपको पता है एल्यूमिनियम इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, किसके किसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं ये रट के रखना चाहिए। देखो एक तो CO, NO और N2O, ये 3 जो ऑक्साइड हैं ये हैं न्यूट्रल। पानी भी न्यूट्रल है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड। तो न्यूट्रल वाले रट के रखो कि CO, NO और N2O न्यूट्रल है, और इसके अलावा आप याद रखें कि इनके एम्फोटेरिक है, बेसन, गाल, जीभ, ऐसे करके कुछ था, मैंने इंटरनेट पे इसको देखा था। तो ये जो है ये चीज़ से आप याद कर सकते हो कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, और क्रोमियम +3 का भी NCERT ने मेंशन करा है।
दीज आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वो न्यूट्रल थे और ये कैसे हैं, एम्फोटेरिक। इनको याद रखना चाहिए कि भाई ये एम्फोटेरिक है, तो टिक करना थोड़ा आसान हो जाता है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पेपर में इनकरेक्ट वाले ज़्यादा पूछे गए हैं, गलत की तलाश करनी है मुझे। पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। अब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम आते हैं थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में कौन कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि इत्यादि। अब आप लोग एक बात जानते हैं कि यहाँ पर इधर से इधर की तरफ जब मैं जाऊंगा तो साइज घटता जाएगा, साइज डिक्रीजेस, और बिकॉज साइज इज डिक्रीजिंग सो आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। तो रियलिटी में ऑर्डर ये होना चाहिए, लेकिन आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी में फुल फील्ड हाफ फील्ड वाले अपवाद भी आते हैं। तो उस अपवाद की वजह से जो मैग्नीशियम है ये एक कदम आगे चला जाएगा, एल्यूमिनियम एक कदम पीछे चला आएगा। तो ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगा मैग्नीशियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी ये जो बात लिखी है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, ये सत्य बात लिखी है, लेकिन मुझे सत्य को टिक नहीं करना है, इनकरेक्ट को चूज करना, तो मैंने इसको हटा दिया ऑप्शन से। अगला पढ़ते हैं, द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, यही गलत बात लिखी। तो मैं टिक इसी को कर लूंगा, ये इतनी गलत बात है, एकदम एविडेंट बात। आप जरा सोचो कि सोडियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर वो सामान्य वाला करें तो 281 है। पहला तो आपने निकाला फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ से निकाल लिया। दूसरा निकालोगे तो आप कहाँ से निकाल रहे हो, नियॉन वाले कन्फिग्रेशन से, नोबल गैस कन्फिग्रेशन से निकाल रहे हैं। तो दूसरी वाली जो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, वेरी हाई। और ये क्या कह रहे हैं, द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर, गलत बात बोल रहे हैं। मैग्नीशियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में ही है, तो पहला निकालोगे दूसरा निकालोगे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सोडियम का अगर आप दूसरा निकालने लगोगे तो हाहाकार मच जाएगा। तो सोडियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इसीलिए इसको टिक करेंगे क्योंकि ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब एज पर द क्वेश्चन। तो बाकी के 2 ऑप्शन आप पढ़िए और देखिए कि ये भी सही ऑप्शन होंगे, हमें हमारा जवाब मिल चुका है। 3 एलिमेंट हैं एक्स, वाई और जेड, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है कि दीज आर द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, ये भी मैंने देख लिया। ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इनके ऑक्साइड एक्स, वाई एंड जेड के क्या है, एक्स का बेसिक है, वाई का एम्फोटेरिक है, और जेड का एसिडिक है। अभी मैंने आपको बताया था कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो ये कहना ये चाहते हैं कि एक्स जो है वो मेटल है, और जो जेड है वो कंप्लीटली नॉन मेटल है क्योंकि उसका ऑक्साइड एसिडिक है, और वाई इन दोनों के मध्य में आता है, यानी कि सेमी मेटल या फिर वो मेटलॉइड वाले कैटेगरी में होगा कोई। तो पूछ रहे हैं कि बताओ एक्स, वाई और जेड का एटॉमिक नंबर का ऑर्डर क्या होगा। अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल में सबसे उधर साइड में कौन रहते हैं, मेटल्स, फिर बीच में एम्फोटेरिक वाले आते हैं और लास्ट में आते हैं नॉन मेटल्स। तो एक्स का एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा वाई का और उससे ज़्यादा जेड का हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, एक्स उससे ग्रेटर है वाई और उससे ग्रेटर है जेड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है, क्लोरीन की। तो मोस्ट नेगेटिव में तो मेरा आंसर आ जाएगा क्लोरीन, जो कि 3 ऑप्शन में। अब अगले में लीस्ट नेगेटिव यानी सबसे कम किसको रखें, तो आपको पता है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ग्रुप 15 वाले हाफ फिल्ड स्टेबल होते हैं, और आयोन ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर में हाफ फिल्ड वाले जो होते हैं वो सबसे पीछे चले जाते हैं। तो फॉस्फोरस हो जाएगा लीस्ट नेगेटिव और हाईएस्ट हो जाएगा क्लोरीन। तो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अब मोलिकन स्केल को फॉलो करें तो कौन सा पैरामीटर रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए। हो सकता है आपने मोलिकन स्केल ना पढ़ी हो, एनसीईआरटी में नहीं दिया, एक आध सवाल ऐसे ही दे देते हैं इसलिए, ताकि आपको ये भी लगे कि कहीं सराउंडिंग से भी कभी पूछ रहे, थोड़ा सा मेंटली रेडी रहने के लिए। EN विल बी इक्वल टू मोलिकन के हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इन दोनों को डिवाइड करके 2 से भाग दे दो,
तो ये आता है, कुछ और शर्तें हैं इसमें, लेकिन आप ऐसे जान लीजिए कि दोनों चीज़ों को ये अकाउंट में लेता है, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी और आयोनाइजेशन एनर्जी को भी, और तब मोलिक्यूलर स्केल में निकलता है। जस्ट एन इंफॉर्मेशन इफ यू डिड नॉट नो। मैच द कॉलम, कॉलम मैच करने हैं। अब देखो ये सवाल का अप्रोच करने का तरीका आपको बताता हूँ। अगर मैं सवाल को कर रहा होता एग्जाम में, पहला होता सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मुझे पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके देखना पड़ेगा। फिर मैं देखता सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस एंड पी सब शेल, तो उसके लिए भी पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तब देखेंगे एस और पी में क्या है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एल इज इक्वल्स टू 1, यानी पी वाले देखने हैं, उसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, ये सबसे आसानी से देखा जा सकता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसको बोलते हैं। तो मैं ज़रा चेक करूँ इसमें कौन कौन लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सोडियम 11 होता है, एक चला गया 10, 12 में से 2 गया 10, फ्लोरीन ने ग्रहण किया 10, यानी डी के साथ मुझे फर्स्ट को मिलाना है, ये श्योर है। जिस भी ऑप्शन में डी के साथ फर्स्ट नहीं मिला होगा मैं उस ऑप्शन को काट दूंगा अपने उसमें। तो डी के साथ फर्स्ट इसमें नहीं मिला है, मैंने काट दिया। डी के साथ इन्होंने फर्स्ट को मिला रखा है, यहाँ पर भी फर्स्ट मिला है, यहाँ भी फर्स्ट मिला है। अब मैं क्या करूँगा, अब फर्स्ट के बाद इन्होंने देखो यहाँ 4 मिला रखा है, यहाँ सिर्फ फर्स्ट मिला रखा है, यानी और भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक लोग हैं। तो मैं और लोगों को चेक करता हूँ। इनको देखो, सेकंड वाले को F माइनस माने 10 और मैग्नीशियम 12, मतलब ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो सेकंड जहाँ भी मिला होगा, कहीं भी नहीं मिला है, अगर मिला होता तो मैं उसको काट देता। थर्ड को चेक कर लेते हैं, Mg माने 12, नियॉन माने 10, यानी ये भी नहीं होना चाहिए साथ में, तो जिस ऑप्शन में थर्ड साथ में है उसको भी काट दूंगा, ये वाला भी कट गया। अब क्या सिर्फ फर्स्ट है या फर्स्ट के साथ फोर्थ को भी लेके चलना है, ये देखना है। तो फोर्थ वाला देखो क्या है, लिथियम मतलब 3, सोडियम मतलब 11, मतलब अगेन द सेम थिंग इज देयर, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। तो मतलब मुझे उस ऑप्शन को चूज करना है जिसमें सिर्फ फर्स्ट हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो मैंने चूज कर लिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यही स्पीसीज दिख रही है, तो मेरा थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अब इसको टिक करके मैं चला जाऊंगा सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड दुनियादारी करने के लिए। आप आराम से चेक कर सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। बट मेरा काम क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड दैट इज डन। मतलब इजीएस्ट पार्ट से आपको जब मैच द कॉलम आ रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। बाकी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला भी मिल जाएगा, पी एंड एस सब शेल भी मिल जाएंगे, सब आप करके देख सकते हो। तो यू विल फाइंड द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ए प्लस और एफ माइनस ये नियरली बराबर है। ए पॉजिटिव होने के बाद छोटा हो गया होगा और एफ नेगेटिव होने के बाद बड़ा हो गया, तो कोई छोटा हुआ और कोई बड़ा हुआ तब दोनों बराबर हुए। आप ऐसे समझ लो कि दो लोग थे, एक की हाइट, एक को कहा गया तुम झुक जाओ, एक को कहा गया तुम बड़े हो जाओ, तब दोनों लोग बराबर हुए। इसका मतलब रियलिटी में इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि इनको बड़ा ही करा गया, तुम छोटे हो ये बड़े हो तब बराबर हुए हैं। तो इसका मतलब रियल डिफरेंस जो था वो बहुत ज़्यादा था। के प्लस यानी के जो था साइड में साइज में वो काफ़ी बड़ा था, किसकी तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में। अब इसको छोटा करना पड़ा और इसको बड़ा करना पड़ा, तब दोनों बराबर हुए हैं। तो के बड़ा और एफ छोटा, तो यहाँ पर तो दोनों बराबर लिख रहे हैं, यहाँ पर के को छोटा लिखा गया, दो ऑप्शन गए। अब बचा 1.96 और 1.34 पॉइंट। अब बताओ बड़ा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, तो थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ये इसलिए नहीं टिक करेंगे, बहुत कम डिफरेंस, ए और एफ में डिफरेंस अच्छा खासा आना चाहिए। सो आई विल गो विद द थर्ड ऑप्शन। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। अभी आपको बताया था मैग्नीशियम जो है वो एक स्टेप आगे चला जाता है, तो मैग्नीशियम की सोडियम से तो ज़्यादा नियम से होनी चाहिए, एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका पहला हो जाएगा। देखो सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा, और एल्यूमिनियम सिलिकॉन में सिलिकॉन की ज़्यादा है, तो पहला सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम सब मेटल है, यही एक नॉन मेटल दिख रहा है, मतलब मेटल नॉन मेटल के मध्य में, तो इसलिए इसको हम मान लेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको पता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, डिक्रीजेस, अब ये अप टू क्वेश्चन है, सीधी इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन विल बी द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दोबारा से देखो, अब इनकरेक्ट आया तो पहले तो इनकरेक्ट को गोले में कर दूं, ताकि मुझे पता रहे कि मैं असत्य की तलाश में निकला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में है DZ होना चाहिए था, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया,
तो dz स्क्वायर ऑर्बिटल हैज डिफरेंट शेप फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑल d ऑर्बिटल, ये सही बात लिखी हुई है, तो इसको तो हम नहीं चूज करने वाले हैं। यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन पेपर में dz स्क्वायर रहा होगा, पीपीटी बनाने में थोड़ा गड़बड़ करा गया है। और द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम 4s, ऐसा कोई नियम नहीं है। सिर्फ 4s से क्यों निकालेंगे, किसी से भी निकाल सकते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इसको टिक कर लेते हैं। जिंक पी ब्लॉक का है, ये भी गलत है, तो इसको टिक कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है एजीमुथल पे, ऐसा कोई डिपेंडेंस है नहीं, तो ये भी गलत है, तो इसको भी टिक कर लेंगे। यानी बी, सी एंड डी ये 3 मेरे सही जवाब हो जाएंगे, क्योंकि मुझे इनकरेक्ट को चूज करना था। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट, पहली आयोनाइजेशन से दूसरी हमेशा हायर होती है, क्यों? कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, इजियर टू रिमूव, गलत बात लिखी है, मुश्किल होता है निकालना। एंडोथर्मिक प्रोसेस तो है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। कैटायन फॉर्म्ड ऑलवेज हैव स्टेबल, हमेशा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा जो कैटायन बनेगा वो स्टेबल हाफ फील्ड या कुछ ऐसा, ये भी बात नहीं रीज़न है। रीज़न ये है कि कैटायन जो होता है छोटा होता है पेरेंट एटम से, और इस छोटे से एटम से अगला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। देखो जितना छोटा होता जाएगा साइज, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। छोटे हो गए तो न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा, कहेगा अब हम छोड़ेंगे नहीं, तो वो उसको निकालना थोड़ा सा कठिन होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं। दो आपको दिए गए हैं, पहला है असर्शन और उसका रीजन। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर नाइट्रोजन इज लोअर देन ऑक्सीजन, गलत बात लिखी है। आपको पता है सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन एक कदम आगे चला जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो लोअर नहीं हायर होना चाहिए, तो असर्शन इज फॉल्स, असर्शन गलत हो गया। अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, एक पीरियड में जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, ये भी गलत बात लिखी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इसीलिए साइज कम होता जाता है, तो इस हिसाब से दोनों ही गलत हैं। असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। तो एक्चुअली यहाँ पर भी आपको ये पेपर में आपका करेक्शन करवा दिया गया है, यहाँ इंक्रीजेज होना चाहिए, ताकि एक ऑप्शन को हम मैच कर सकें। जो आपको पेपर प्रिंट होके मिला है उसमें आपको मिलेगा इंक्रीजेस, क्योंकि ये सही करा जा चुका है। तो इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो अभी हो जाएगा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी चौथा सही ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट विल बी फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि इनमें से जो फर्स्ट एंड सेकंड आयोनेशन में कौन सा करेक्ट है। अब देखो पोटेशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ एक है, और कैल्शियम में 2 है। तो आपको पता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम की बहुत ज़्यादा हो, एक निकाल लोगे फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बचेगा आर्गन वाला, और उसके बाद 19 होता है इसका एटॉमिक नंबर, एक चला गया 18 बचा, अगला निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम विल बी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू कैल्शियम। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू कैल्शियम, ये सही बात लिखी है। बाकी 3 बातें जो हैं वो गलत लिखी हैं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। 68 नंबर में आप आ जाओ, कह रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मामले में क्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो दूसरा वाला होना चाहिए वो वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए। इसमें देखो 349 इधर लिखा हुआ है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है, इसमें यहाँ लिखा हुआ, इसमें सेकंड वाली सबसे बड़ी वैल्यू है, तो करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। और एक बात और आप याद रखें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, तो उसमें तो आपको कहीं कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, मैक्सिमम ही है। जर्कोनियम एंड हॉफनियम वेरी पॉपुलर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनका साइज जो है वो लगभग बराबर हो जाता है। 4D और 5D सीरीज के लोग मेंबर हैं, और 4D 5D जो होता है वो 6-7 पीरियड में आता है, तो 6-7 पीरियड में जब आप चलते हैं तो उस टाइम पे लेंथेनॉइड्स नए आ जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड कि आपको ये देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड दिस कि आपको इन दोनों का साइज तो बहुत पॉपुलर है, एनसीईआरटी में दिया है, नीट वाले बहुत बार पूछ चुके हैं, रट के रखो। अगला सवाल है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, सही बात लिखी है, फ्लोरीन की EN ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, ये गलत बात है। असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है, तो इसमें हम टिक कर देंगे तीसरा ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स।
क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। 71 में कहा गया है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यानी अगेन हमको असत्य की तलाश करनी है। तो इनकरेक्ट वाला ढूंढने के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधे सीधे नहीं बोला, लेकिन बॉन्डेड पेयर को खींचने की टेंडेंसी को ही तो ईएन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसपी में सबसे ज़्यादा, फिर sp2 की, फिर sp3 की होती है। तो ये तो सही बात लिखी है, इसे नहीं टिक करेंगे। एल्कली मेटल्स का जनरली नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ये सही है। लगभग सभी का ही नेगेटिव है, पॉजिटिव होता है नोबल गैसेस का और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वालों का। क्लोरीन ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को सीजियम की तुलना में, सही बात है। क्लोरीन इवन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो चौथा ही सही होने वाला है। चौथे में कहा गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2p सीरीज की कम है, जबकि 2p की ज़्यादा होती है। आपको पता है 2p में फ्लोरीन भी आता है, उसकी ईएन तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो 2p वालों की 3p की तुलना में ज़्यादा होती है, जबकि इन्होंने कम लिखा है। तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, विच इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। असर्शन रीजन, हीलियम की हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी है, सही बात लिखी है, क्योंकि हीलियम एक स्टेबल और बहुत स्मॉल साइज का है, तो हाईएस्ट है। हीलियम हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग ऑल, ये गलत लिखा है। हीलियम स्टेबल है तो इसकी तो जीरो और पॉजिटिव यानी पीछे की तरफ चला जाएगा ये। तो असर्शन ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है, यानी करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं हम लोग। 73 में कहा गया है कि इनका एटॉमिक रेडाई का बढ़ता हुआ क्रम बताओ। तो आपको पता है ये जो ब्रोमीन है ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर क्लोरीन हो जाएगा। अब फ्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन ये तीनों सेकंड पीरियड के हैं। तो इसमें पता है कि जब हम लोग इधर की तरफ जाते हैं COF तो साइज घटता है। तो इनसे बड़ा क्लोरीन हो जाएगा और इनसे बड़ा ब्रोमीन हो जाएगा। यानी मुझे सबसे बड़ा चाहिए E, क्योंकि सब ऑप्शन में है। फिर E के बाद मुझे चाहिए D और D के बाद मुझे चाहिए A। आई विल बी सर्चिंग EDA, तो ये मुझे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो करेक्ट फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की तलाश करनी है तो C और N माइनस ढूंढते हैं। तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इसके, 7 और 6 13 हो गए, एक और जोड़ दिया तो 14 इलेक्ट्रॉन, 12 3 15 और एक जोड़ दिया तो 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 8 इसके, और यह एक गड़बड़ मैंने लिख दिया, कार्बन का 12 नहीं जोड़ना है, कार्बन का 6, तो 6 3 9 और एक 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर इसका ऑक्सीजन का 8 हो गया, 8 1 9 और एक 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ 7 और 7 जोड़ोगे 14 आ जाएगा। यहाँ C और O मतलब 6 इसका और 8 इसका, यानी 14। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तलाश करना है तो A, E एंड E ये तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये ऑप्शन मुझे थर्ड मिल जाएगा। C और B भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो विल नॉट टेक दैट। करेक्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडाई। आपको पता है ये लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए नियम क्या होता है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसका Z ज़्यादा यानी एटॉमिक नंबर ज़्यादा, उसका साइज जो है वो कम हो जाए। आपको पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, क्लोरीन का 17 होता है और इसका 16। तो ये बढ़िया एकदम अरेंज है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो साइज कम, चाहे ऐसे कर लें और चाहे देखो Cl पे एक नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, और पॉजिटिव बढ़ता है तो साइज घटता है। 76 नंबर में आप देखें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, सबसे कम फॉस्फोरस। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, रिपीट हो गया दोबारा से। इसका जो करेक्ट क्वेश्चन है वो हम लोग अभी एंड में कर लेंगे देख के। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कहा गया है मैच द कॉलम करने के लिए। तो मैच द कॉलम में आप देखें यहाँ सब नीचे 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 हैं, यानी सबका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो दीज आर आइसोटोप्स। तो इसके साथ हम लोग लगा देंगे A के साथ फर्स्ट। B यहाँ दिख रहा है आइसोबार्स हैं, तो आइसोबार का मतलब P के साथ लग जाएगा फोर्थ। तो ये ऑप्शन तो अभी करते रहते हैं। C जो है वो इसमें आप देखें 76 में से 32, 77 में से 33 घटाओगे सेम आएगा, तो दीज आर आइसोटोन्स। तो C के साथ हम लोगों को लगाना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन। फिर इसके बाद इन तीनों को आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये तीनों आइसोटोप हैं, तो E के साथ भी आपका फर्स्ट ऑप्शन लग जाएगा। और एक ये बचा आपके पास 235 और 231, तो 235 92 में से 2 कम हुआ तो 90 बचा, और 35 में 2 कम हुआ तो आपका 31 नहीं बचना चाहिए। तो दीज आर आइसो डायपर, मतलब आप इस तरीके से मैच करके देख सकते हैं। तो A के साथ मुझे फर्स्ट लगाना है, E के साथ फर्स्ट लगाना है,
और फिर बी के साथ मुझे लगाना है 4, यहाँ बी के साथ थर्ड लगा है तो ये चला गया, बी के साथ 4, और सी के साथ मेरा होना चाहिए सेकंड, तो ये भी मैं हटा दूंगा, तो पहला आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 4.4 ग्राम मतलब 0.1 मोल हो गया, 44 मॉलिकुलर वेट है, ये 0.2 मोल हो गया, ये भी 0.1 मोल, और यहाँ पर आप करोगे तो 3.2 डिवाइडेड बाई 32 64, तो ये आएगा 1/20, यानी ये आएगा 0.05 मोल, मिनिमम मोल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम हो जाएंगे। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आपको पता है नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है, तो पहली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरी कम होनी चाहिए, ऐसा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें बराबर है, तो यानी पहली ज़्यादा दूसरी कम, तो 14.6 और 13.6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आते हैं, तो देखो CO2 के जो मोल होते हैं, अब यहाँ गैसियस हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो रहा है, जितना वॉल्यूम CO2 का है उतना ही रेशियो के हिसाब से कार्बन होता है, और जितना वाटर है उसका आपको डबल करना पड़ता है, तब बनता है हाइड्रोजन। अब आप इसका सिंपल रेशियो निकालोगे तो इट विल बी C4H10, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। याद रखें मेरी लाइन को, कार्बन जितना CO2 है उसका सेम होता है मोल, और हाइड्रोजन H2O जितना होता है उसका डबल होता है, और गैसेस के केस में मोल और वॉल्यूम सेम रेशियो को फॉलो करते हैं। इनमें से किस में हुंड्स रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पर देखो पेयरिंग कर दी गई, हुंड्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे हुंड्स रूल नहीं फॉलो हो रहा है, यहाँ पेयरिंग कर दी गई नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर आप देखें तो हुंड्स रूल फॉलो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 81 में। 82 में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्रॉगली, कौन सा डी ब्रॉगली का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसकी स्पीड कम होती है, नो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक, ये सही बात लिखी है, ऑलवेज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल आइदर मूविंग और एट रेस्ट, ये गलत बात लिखी है, लैम्डा बराबर h/mv है, वेलोसिटी होना मैंडेटरी है, इसको बिना वेलोसिटी के आप नहीं चला सकते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस ऑर्बिटल के पास है, इसमें आप जोड़ेंगे तो 3+2, 5+1, 4+0 और 6+2 आ जाएगा, तो मैक्सिमम इसका हो जाएगा, ये मैं n और l को जोड़ रहा हूँ अकॉर्डिंग टू n+l रूल। यहाँ पर आपको 84 में मैच करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n एंड l रेस्पेक्टिवली, n माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आप देखो फॉस्फोरस किस पीरियड का मेंबर है, थर्ड पीरियड का, तो इसका मैक्सिमम n हो जाएगा 3, और इसके अंदर मैक्सिमम l आपको p दिखाई देगा, यानी 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन के अंदर मैक्सिमम आपको दिखेगा 2, और p इसमें भी दिख जाएगा तो 1। लेड में अगर आप देखें तो लेड कहाँ पर है, तो लेड इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो आप देखें ये किस में आता है, 6th पीरियड में, 6 से मतलब इसका होगा 6s2 6p2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम तो 6 हो जाएगा, और 6 पीरियड में आपको f भी दिख जाएगा, यानी 6 और 3 यहाँ पर दिखेगा। सीजियम किसका है, सीजियम इज अगेन 6th पीरियड का मेंबर है, तो 6 और 3 यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी f स्टार्ट नहीं हुआ है 6th में, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा 6 के साथ। अब आप मैच कर लें, ए को मैच करेंगे 3 1 के साथ, मतलब ए को मैच करेंगे सेकंड के साथ, तो मेरा ये ऑप्शन चला गया। बी 4 के साथ मैच है, मैं सी को चेक कर लेता हूँ, तो सी को मैं 6 3 यानी थर्ड के साथ मैच करूँगा, यानी सी मैच हो जाएगा थर्ड के साथ, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। डी को इन्होंने 6 2 के साथ मैच किया है। 85 नंबर, द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, करेक्ट ऑर्डर की तलाश करनी है। यहाँ देखो ये बता रहे हैं पोटेशियम का ज़्यादा है, नीचे जाने पे आयोनाइजेशन कम होती है, तो ये गलत ऑर्डर है। बेरिलियम देन मैग्नीशियम देन कैल्शियम, ये सही ऑर्डर लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। 86 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट, इसमें से आपको गलत की तलाश करनी है कि कौन सा गलत लिखा हुआ है, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की सबसे ज़्यादा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन फ्लोरीन बेरिलियम, ये भी सही लिखा है, इसकी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखो एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस में कह रहे हैं कि सोडियम छोटा है, रुबीडियम से बड़ा है सोडियम, गलत बात एकदम, तो ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। आप जानते हैं नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, रुबीडियम बड़े साइज का है। 87 एक एलिमेंट 39 एटॉमिक वेट है, और ये अगर आप देखें तो इसको जोड़ के 19 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उस एलिमेंट में नीचे 19 से ऊपर 39 है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 20।
तो ये कह रहे हैं कि उसके लिए क्या सही है, हाईएस्ट वैल्यू आई नहीं हो सकता है, आयोनेशन एनर्जी कम होगी, 4s1 है इस वजह से। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये इसके साथ आइसोटोन है, ये सही लिखा है, क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन निकालोगे यहाँ भी 20 आएगा और यहाँ भी 20 आ रहा है, तो आइसोटोन हो जाएगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। आपको पता है कि सोडियम से ज़्यादा होगी मैग्नीशियम की, लेकिन सोडियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद सिलिकॉन, यानी चौथी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन कट गए। और पहली चौथे के बाद फिर जो आना चाहिए वो मैग्नीशियम का आना चाहिए, यानी जो सेकंड वाली वैल्यू होनी चाहिए वो फिर सबसे 786 के बाद अगली वाली ये वाली होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से पहला ऑप्शन मैच कर जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेज, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, अगेन दिस इज साइज, ये एटॉमिक रेडियस बना दिया गया था इसको, तो आपके पेपर में अगेन ये आपको चेंज होके मिल गया होगा। कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस में आपको पता है सिलिकॉन और फॉस्फोरस किसके मेंबर हैं, थर्ड पीरियड के, तो पहले थर्ड पीरियड वालों को रखो, तो सिलिकॉन सबसे बड़ा, देन फॉस्फोरस, आपको पता है साइज घटता जाता है इधर की तरफ जब जाते हैं तो, और कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन बड़ा है, देन नाइट्रोजन है, तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। गैडोलिनियम आपको याद रखना है अगेन, तो गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 64 है, अब ब्लॉक का एलिमेंट है, कई बार इसको पूछ भी चुके हैं, जेई मेन में भी पूछा गया। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए 90 क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। सवाल करते रहें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें, अगले टेस्ट के साथ फिर मिलते हैं। मार्क्स कितने भी आए घबराएं नहीं, टेस्ट के साथ चलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, तो पॉजिटिव रहें, इंप्रूव करते रहें, अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।